हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई बारिश तो शुरू हो गई है, तो मजीदा से पूछेंगे आपको। ओके सर, सो जैसे कि इस साल हमें पता है कि बारिश की आशंका बहुत ज़्यादा है और बारिश हमारे एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई बुआई के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि अभी आने वाले वक्त में आसार क्या हो सकते हैं? ये जो बारिश है, इसका इम्पैक्ट कौन से फसल पे ज़्यादा पड़ेगा? ये कैसे लाभदायक होगा या कैसे हानिकारक होगा? मैम, ऐसा है कि अभी मानसून सही समय पे शुरू तो हो गया, लेकिन मानसून का जो मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। हम देख रहे हैं कि कि अगर जून के अंदर अगर हम बात करें तो करीब करीब 20 से 25% का डेफिसिट दिख रहा है अभी तक जो भी नंबर्स आए हैं। जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर भी मानसून शायद थोड़ा स्लो रहेगा, चाहे हम जो डिफरेंट वेदर की जो एजेंसीज हैं उनके बाद उनसे अगर जो उन्होंने जो हमें बताया है उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं तो। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इस बार मानसून नॉर्मल रहने की चांसेस हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े से टीथिंग ट्रबल्स हैं कि शुरुआत में हमें लग रहा है कि ये मानसून का मूवमेंट इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके कारण दो चीजें होगी। कुछ फसलें ऐसी है जिसके ऊपर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जो डिले हुआ उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डिले भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे हम अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो खासकर चावल या धान की हम जब बात करें उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है, अगर आने वाले समय के अंदर सफिशिएंट बारिश होती है तो। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जहां पे थोड़ा फार्मर पैनिक करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन फसलें हैं, जैसे कि हम तुअर की बात करते हैं सीजन की, या हम बात करते हैं टर्मरिक की, इन दोनों क्रॉप के अंदर थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि किसान को अगर लगता है, ये अगर डर लगता है कि मानसून कुछ ज्यादा डिले हो गया है, सफिशिएंट सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तो वो शायद जो 8 से 9 महीने की लंबी क्रॉप है तुअर, उससे मूव करने की सोचेंगे। शायद मुझे लगता है कि अगर ये डिले अगर जुलाई में भी इसी तरह का रहता है तो तुअर के अंदर हम जरूर देख सकते हैं कि थोड़ी सी स्विंग कम हो इस बार। और स्विंग कम होगी तो डेफिनेटली एक तो स्विंग कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी लो होने के चांसेस है। दूसरा, तुअर के फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर अगर इसे मानसून डिले हुआ है, वो अगर थोड़ी सी अर्ली आ जाती है और उस समय भी बारिश रहती है, तो हमें दिखेगा कि शायद उसके ऊपर बेस्ट इम्पैक्ट और स्ट्रेस ऑन द क्रॉप कुछ बढ़ सकता है, उससे ओवरऑल यील्ड भी गिर सकती है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टर्मरिक हल्दी की, तो हल्दी में भी अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र बेल्ट के अंदर हिंगोली वगैरह जहाँ पे काफी हद तक उगाई जाती है, अगर किसान को लगता है वहां पे अगर थोड़ा सा डिलेड रेनफॉल है, सो वहां पे थोड़ा सा हल्दी की सोइंग के अंदर भी इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्योंकि हल्दी के भाव काफी ऊपर है, किसान काफी मोटिवेटेड रहेंगे हल्दी उगाने का भी। अगर ये मानसून जो जनरली अगर हम देखेंगे कि जो एक स्टेबल रहता है वैसा नहीं रहता है, और हमें काफी बहुत ज्यादा कभी 5 दिन में बारिश और उसके बाद 15-20 दिन तक बारिश नहीं होना, इसमें अगर वाटर लॉगिंग होती है तो वो भी हल्दी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरी कंसर्न तुअर और हल्दी पे रहेगी। आगे जैसे जैसे मानसून आता है उससे हमें लगेगा, मालूम पड़ेगा कि अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या थोड़े से चैलेंजेस रखते हैं। अभी हल्दी और तुअर में मुझे चैलेंज दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है कि तुअर में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हल्दी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो जी, ये दो क्रॉप को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। हाँ, इससे जुड़ा हमारा क्वेश्चन था कि भाई कौन सा रकबा बढ़ सकता है, तो आपने हाल फिलहाल में तो उसमें उत्तर दे दिया, बट आपको और यानी जैसे कि धान हो गए, जैसे राइस हो गया या फिर पैडी, उसमें कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर आप धान में देखेंगे तो मुझे लगता है ओवरऑल जितना पिछली बार स्विंग हुआ था उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नहीं, बढ़ने के चांसेस तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सैचुरेशन में पहुंच चुके हैं। धान में ऑलरेडी एकरेजेस काफी ज्यादा रहता है। इस साल उसके प्राइसेस अच्छे थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसान कुछ और क्रॉप पे स्विच करने का सोचेंगे। लेकिन इससे ज्यादा धान का एकरेज बढ़ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अब हम ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। और हमें ये भी देखा है कि अगर हम वाटर रिजर्व्स की बात करें तो चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, वेस्टर्न यूपी हो, वहां पे पानी का ऑलरेडी थोड़ा सा किल्लत दिख रहा है। तो किसान ये चीज समझता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत वो ओवर एग्रेसिवली कि धान की खेती ज्यादा करेगा क्योंकि भाव अच्छे मिल रहा है। एक रिस्ट्रिक्टेड सैचुरेटेड लेवल पे है, तो पिछले साल से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा 0.5% अप या डाउन के चांसेस है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट दिखता नहीं है।
आपने तो हमारा अगला सवाल था उसका भी आंसर दे दिया। अगला सवाल तो हमारा पानी को ही लेकर था कि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन आपने पहले से अंडरस्टैंड कर लिया हमारा क्वेश्चन और आपने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन क्या ये इशू है, ये बड़ा इशू आपको लग रहा है जो जल स्तर? ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। आज हम सबको ये चीज सोचना पड़ेगा कि अगर हम आज नहीं अगले 10 साल 15 साल की भारत की खेती के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मुझे एक बहुत डरावना फिगर दिखता है। हमारे सारे जल जो भी स्रोत हैं आज की तारीख के अंदर सारे 25 से 30% के लेवल के ऊपर है। अब इस सिनेरियो में अगर इस पिछली बार हमारा थोड़ा मानसून अल नीनो के वजह से थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत कम नहीं था। इस बार हम नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई अगर एक ऐसा सीजन आ जाए जहाँ पे अगर आप 15% 10% का अगर रेनफॉल का डेफिसिट होगा, उस समय देश के लिए काफी विकट समस्या हो सकती है। सो हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये सोचना है कि क्या हम पानी का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हमको हमारे कैनाल सिस्टम, डैम सिस्टम, इन सबको थोड़ा सा हमको उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई आधारभूत हमने कोई बड़े इन्वेस्टमेंट देखे नहीं है। हमने नए डैम्स आते हुए नहीं देखे, हमने नए कैनल सिस्टम आते हुए नहीं देखा। जो हम नदियों को जोड़ने की बात पिछले 25 साल से कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये एक आज की तारीख में हम सबको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर हम फ्यूचर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के ऊपर और स्ट्रेस नहीं आए। हम आज आपने देखा होगा ऑयल सीड हुआ, पल्सेस हुआ, इन सब में हम काफी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और हम गेहूं में भी इस बार ये बात चल रही है कि क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं अगर फ्यूचर में ये सारी समस्याओं को हम और विकराल रूप ना ले, उसके लिए हमें हमारे जल स्रोतों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, वाटर स्टोरेज पे काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, शायद 5 साल बाद 10 साल के बाद ये समस्या और बड़ी हो सकती है। आपने कोई रिकमेंडेशन की है कुछ गवर्नमेंट को या कुछ इस चीज को लेकर? मैं एक्चुअली चाहे कोई भी मीडिया ब्रीफिंग हो, कहीं पे भी एंगेजमेंट होता है गवर्नमेंट का, मैं गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के रिव्यू कमेटी बोर्ड पे बैठता हूँ। हर जगह मैं बात उठाता हूँ कि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए। सरकार मेरे हिसाब से उनका खुद की प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटीज के अंदर उन्हें लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब उन्हें ऐसा लगेगा तो वो करेंगे, पर मुझे लगता है कि वो कर तो रहे हैं लेकिन वो इतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। जी सर, सो अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूँ तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा, लाइक इकोनॉमिकल मेथड, जैसे कि ये जल ही जीवन है हमें पता है और इसे काफ़ी अलार्मिंग रेट पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसका सल्यूशन थोड़ा जल्दी अगर हमें देखने को मिले तो जो हमारे किसान हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल एंड क्विक सल्यूशन हो सकता है तो व्हाट विल इट बी आपके लिए? देखिए मैम, जब ना मोदी जी ने बोला था कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, राइट, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अब ऊपर से जब एक लीडर मैसेज देता है, उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका एग्जीक्यूशन, हिंदुस्तान में हरदम चैलेंज एग्जीक्यूशन में आता है। और ये हमने देखा है कि अगर आप बात करें कि कॉस्ट इफेक्टिव ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये दुनिया में 1970 से वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जो पानी को बचाता है। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि इसका अडॉप्शन जिस लेवल पे होना चाहिए हुआ है? 400-500 करोड़ साल के अगर हम खर्च करके सोचते हैं कि मैंने समस्या, जो जल की समस्या, उसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर कैंपेन चलाने की जरूरत है। हमको हमारी पॉलिसी में भी चेंजेस करने हैं। जैसे अगर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं, सो हम उसकी सब्सिडीज देते हैं उसको लगाने की, उसको मेंटेन करने की सब्सिडी नहीं देते हैं। और किसान के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इनके मेंटेनेंस कॉस्ट 30 to 40% होता है इस तरह के इक्विपमेंट्स का। अब जब किसान को ये लगता है कि मैंने एक बार तो लगा दिया है, लेकिन अगले साल मेरे को उसको सुधारने के लिए, उसको मेंटेन करने के पैसा नहीं है, तो फिर वो अपनी पुरानी पद्धति पे चला जाता है। दूसरा, हमारे एक पॉलिसी की कुछ राज्यों में एक बड़ी समस्या है कि हम पानी भी फ्री देते हैं और बिजली भी फ्री देते हैं। तो किसान को आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप इधर उधर दिमाग में लगाओ पानी लगाने का, आप अपनी मोटर चलाओ और जितना पानी खींच सकते हो खींच के अपने फसल के लिए डाल दो। अब इसमें किसान ये चीज भी समझने की जरूरत है उसे कि अगर ओवर इरिगेशन से भी है ना यील्ड और प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन हम वहां पे थोड़ा एक्सटेंशन के अंदर वीक पड़ जाते हैं। हम किसान को अभी तक ये बात ढंग से समझा नहीं पाए कि इरिगेशन जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो कम ज्यादा दोनों में नुकसान करती है। सो ये सारे जो मुद्दे हैं, जब तक हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि लाइक आप और मैं शायद आगे 5 साल के बाद भी यही चर्चा कर रहे होंगे कि जल ही जीवन है और हम जल का जितना अब्यूज कर रहे हैं इतना हम कुछ और नहीं कर सकते। दूसरा, हमें आपको क्रॉप पैटर्न पे भी सोचना चाहिए
क्या हम जो गन्ना और जो चावल इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? राइट। सो अगर हम 4,000-5,000 लीटर पर केजी का जो प्रोडक्टिविटी में यूज होता है वाटर, अगर उस तरह की फसलें अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बाकी मुल्कों के लिए आसान बना देते हैं कि उनका कम पानी खर्च और हमारा पानी ज्यादा खर्च हो। तो इन सब चीजों पे एक ना होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ये सोच रखते हैं, लेकिन एट द ग्रास रूट लेवल एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट पे आते आते थोड़ा सा दाएं बाएं चले जाते हैं। चलो बढ़िया है। इसके बाद मेरा सवाल, अभी हम तो जल की वगैरह बात कर रहे थे, अभी एमएसपी को लेकर कल ही गवर्नमेंट ने कुछ एमएसपी बढ़ा दिए 14 इसके, तो आपको क्या लगता है ये सही स्टेप था या फिर इससे कुछ हानि लाभ कुछ हो सकता है? क्या आपका क्या जनरल ये है व्यू है इसका? देखिए, मैं हरदम मानता हूँ कि किसान इस देश के जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे इस देश के लिए अच्छा है, तो इसके अंदर हानि होने के तो कोई चांसेस नहीं है। जब भी एमएसपी बढ़ती है मुझे बड़ा खुशी होती है, चाहे वो 1 रुपया बढ़े, चाहे वो 10 रुपये बढ़े, चाहे वो 100 रुपये बढ़े। अगर किसान की जेब में 1 भी रुपया ज्यादा जाता है तो हम सबके लिए खुशी की बात है। अब उससे क्या लाभ कितना होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जैसे तुअर की एमएसपी करीब 500 रुपये बढ़ा दी गई है, लेकिन तुअर के भाव आज की तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर वो एमएसपी से 35-40% ऑलरेडी ऊपर है। सो एमएसपी बढ़ाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसान को ज्यादा भाव दिख रहे हैं। अगर आप धान की बात करेंगे, धान भी एमएसपी से 20-25% ऊपर ही चलता है जब हार्वेस्ट होता है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर क्या एमएसपी बढ़ा देने से उनको कुछ ज्यादा लाभ होगा? मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा लाभ होगा, लेकिन एमएसपी बढ़ाना इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना चाहिए कि हम किस फसलों की एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम कहाँ पे एनकरेजमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम गेहूं और चने की बात करते हैं, अगर कोई आदमी किसान गेहूं उगाता है तो उसको करीब हर हेक्टर के अंदर 25-30 हजार रुपए की कमाई होती है। वही जब वो चना उगाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है, उसकी कमाई 20 से 21 हजार रुपए होती है। सो इस सिनेरियो के अंदर वो चना क्यों उगाएगा? एक तरफ हम सोच रहे हैं कि किसान गेहूं और धान से हटके हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा ऑयल सीड और पल्सेस उगाए, और एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं उसकी पर हेक्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो दूसरी फसलों में नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एमएसपी हमको पल्सेस की जो 7-8% हम बढ़ाते हैं, उसकी जगह हमको एक आधारभूत बदलाव लाना पड़ेगा। हमको एमएसपी शायद फॉर किसी भी एक साल के अंदर गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि हम 25 से 30% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज हिंदुस्तान में देखेंगे लास्ट 1 साल के अंदर हमारा पल्सेस का इनपुट डबल हो गया है। और पल्सेस के अंदर हम अगर बात करते हैं तो हमारी खपत करीब 270 लाख टन की है, जो ऑलरेडी करीब अगर आप देखेंगे तो 100 लाख टन हमारे रिक्वायरमेंट से कम है। हमारे जिन बच्चों को जो पोषण चाहिए, अगर हम 80 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारी पल्सेस की रिक्वायरमेंट, हम उसका आधा मतलब करीब 60 to 70% ही कंज्यूम कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हमको ज्यादा पल्सेस उगाए। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये हर साल 5%, 7%, 10% इंक्रीज करके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। हमें किसी एक साल में ये एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम सीधा 20%, 25% पल्सेस की एमएसपी बढ़ा दें, तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ होगा। और इससे इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, आपको लगता है? जो बातें चल रही है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की वगैरह। जी देखिए, हिंदुस्तान को आज करीब $200 बिलियन का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हमको हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें इंश्योर करना है कि हमारे किसान प्रॉफिटेबल बने। अब ये $200 बिलियन जब तक ट्रेड ये नहीं देखेगा कि उसके अंदर से वो 15 साल में पैसा रिकवर कर सके, तब तक वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? सो हमको अगर इन्वेस्टमेंट को अगर प्रमोट करना है तो हमें एक स्टेबल पॉलिसी देनी है। कभी सरकार एक्सपोर्ट को खोल देता है, कभी इंपोर्ट को खोल देता है, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देता है, कभी इंपोर्ट बैन कर देता है। इस तरह के नी जर्क रिएक्शन अगर गवर्नमेंट करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम 5 साल की एक मॉरेटोरियम दिए आते हैं कि हमारी पॉलिसी रहेगी इंपोर्ट की, हमारी पॉलिसी रहेगी एक्सपोर्ट की, और हम साल के अंदर सिर्फ 2 विंडो में ही पॉलिसी चेंज करेंगे। जैसे आपने देखा हम अक्टूबर में और जून के अंदर एमएसपी रिलीज करते हैं रबी और खरीफ की, क्या हम उसी टाइम पे हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी भी नहीं रिवील कर सकते? इस साल के लिए हमारी इंपोर्ट पॉलिसी ये है, और हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक हम नेक्स्ट सीजन में नहीं जाते। उसके कारण मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ट्रेड के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हर 1 महीने में हम नई पॉलिसी के अंदर चेंज कर देते हैं। आज हमने मटर खोल दिए, आज हमने मटर बंद कर दिए, आज हमने चना खोल दिया, आज हमने चना बंद कर दिया। तो इससे थोड़ा ट्रेड भी कंफ्यूज रहता है। तो इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म 5 साल की
फिक्स पॉलिसी हो हमारे पास, जो हम साल में 1 या 2 बार ही चेंज करें। इससे जुड़ा एक सवाल था मेरा कि हम जब एमएसपी की बातें करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है, तो आपका क्या कहना है, ये सही है, वो सही गलत नहीं 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 नहीं, ये है ना, ये र्यूमर्स है, राइट। एमएसपी और इन्फ्लेशन का अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली पिछले 10 साल का डेटा निकाल के, जब जब एमएसपी बढ़ी है, क्या उस साल इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो आपको मालूम पड़ेगा 3 साल बढ़ा है, 7 साल नहीं बढ़ा। वो 3 साल एमएसपी बढ़ाने के कारण नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, चाहे वो क्लाइमेट रहा हो, चाहे फार्मर किसी और क्रॉप में ज्यादा भाव आने के कारण स्विच हुए हैं, उसके कारण बढ़ा है। एमएसपी तो आपने इस बार मस्टर्ड की भी बढ़ाई थी, राइट, लेकिन क्या मस्टर्ड के अंदर इस तरह का उछाल देखा आपने? नहीं देखा ना, राइट। आपने एमएसपी हार्डली है ना पल्सेस की बढ़ाई, लेकिन पल्सेस तो 30% अबव एमएसपी चल रहा है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आपका वेजिटेबल जो एमएसपी पे नहीं आता उसके कारण है, पल्सेस जो सरकार का जिसका प्रोक्योरमेंट ही नहीं है एमएसपी के ऊपर, उसके कारण आता है। सो आपका जो इन्फ्लेशन का आप बास्केट देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि ओनली 10% ऐसी कमोडिटीज है जो सरकार एमएसपी पे बाइंग कर रही है, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी इन्फ्लेशन का इस देश के अंदर तो कोई कोरिलेशन है। सो ये थोड़ा सा है कि ट्रेड थोड़ी सी रूमर्स उड़ाता रहता है कि एमएसपी मत बढ़ाओ, एमएसपी मत बढ़ाओ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। मेरे सर बैठे हुए सामने, वो पूछना चाहते हैं कि कॉटन बहुत इनकॉम्पिटिटिव बनते जा रहा है, अनकॉम्पिटिटिव बनते जा रहे हैं, तो आपका क्या राय है, यानी क्या करना चाहिए? स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, अगर आप कॉटन को देखेंगे तो व्हाट विल बी योर व्यू फॉर दैट? You see, not just cotton. We are unfortunately having lower productivity in majority of our crops. अगर आप गेहूं की बात करेंगे, ग्लोबल एवरेज 4.5 टन पर हेक्टर है, हिंदुस्तान 3.5 के ऊपर है। सेम चावल देखेंगे, चाइना 8 मेट्रिक टन पर हेक्टर तक पहुंच गया है, हम 4 मेट्रिक टन लाने के अंदर हम हाफ जाते हैं। सो हम अनकम्पिटिटिव तो हैं ग्लोबली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब जहां तक कॉटन की बात आती है कि कॉटन के अंदर डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, राइट। और दूसरा एक ये भी है कि द कॉन्फिडेंस ऑफ इंपोर्टर ऑफ इंडियन कॉटन तो काफी कुछ ग्लोबली कम हुआ है। हमने देखा है कि जिस तरह के हम नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खासकर कॉटन के अंदर, उसके कारण, क्योंकि ग्लोबली आप देखिएगा कि एक है ना, कॉटन पे एक ऐसी क्रॉप माना जाता है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ज़ारा बोलता है कि मेरे जो भी कपड़ा है वो उस कॉटन का बना हुआ है जो सस्टेनेबली ग्रोन है। वहां पे हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं। सो हम जब तक हाई वैल्यू, हाई प्रोडक्टिविटी पे रीच नहीं करेंगे, ये चैलेंज रहेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, कॉटन में हम अनकम्पिटिटिव है। हमारे जो प्राइसेस विद ऑल द सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर, विद ऑल द सब्सिडीज ऑफ वाटर, राइट, उसके बाद भी हमारी कॉस्ट काफी हाई है ग्लोबली। सो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत अच्छी जानकारी दी। से आपने हर सवाल का जवाब दिया, एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। My pleasure. Nice talking Pleasure to is you. mine. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir. Have a good day.